वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +2 की इकोनॉमिक्स का टॉपिक राष्ट्रीय आय के माप तथा कुछ समष्टिगत जो समरूपताएं हैं उनका वो टॉपिक पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, देखिए, राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ, चैप्टर नंबर 3 में से उत्पाद विधि हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। अब हम सेकंड पार्ट में करेंगे आय विधि और थर्ड पार्ट में करेंगे व्यय विधि। ये वीडियोस और फर्स्ट पार्ट वाला वीडियोस +2 क्लास के विद्यार्थियों तथा सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। अब हम पढ़ते हैं आय विधि का अर्थ क्या है। आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले अर्थ पढ़ते हैं। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के जो स्वामी होते हैं, मीन्स जो उसके मालिक होते हैं, उनकी जो कारक सेवाओं के बदले जो कारक भुगतान या कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, तो उसे हम आय विधि कहते हैं। अब इसके आय विधि के अलावा इसके दो नाम और भी हैं। ये नंबर 1 हैं वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि, वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि, या फिर दूसरा नाम और है एक और, कारक भुगतान विधि भी इसे कहा जाता है। अब पढ़ेंगे कारक आय का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं। इसमें अंदर 3 चीज मुख्य है। नंबर 1 कर्मचारियों का प्राश्रमिक, नंबर 2 प्रचलन विशेष, नंबर 3 मिश्रित आय। आप इसे समझिए। जो प्राश्रमिक होता है, श्रमिक मीन्स श्रम के बदले जो आय प्राप्त होती है, मीन्स जो हमारी कारक सेवाएं होती है 4, श्रम, पूंजी, उद्यमी, भूमि, मीन्स उनके बदले जो आय प्राप्त होती है, मीन्स इसके अंदर सिर्फ श्रमिक है। श्रम के बदले जो आय प्राप्त होती है, जैसे नगद मजदूरी होता है, इसके अंदर किस्म के रूप में भुगतान आता है, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान आता है, या पेंशन आती है, सब सेवानिवृत्ति की। मीन्स हमारे पास यदि किसी भी सवाल में किसी भी राष्ट्रीय आय का आंकलन करते हुए यदि कर्मचारियों का प्राश्रमिक दिया है, तो इन चारों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं दिया है, फिर हमें इन चारों में से कोई भी चीज़ ढूंढनी है। इनमें से चारों की चारों भी दे सकते हैं, कोई 2 भी दे सकते हैं, कोई 1 भी दे सकता है, तो उसे हम जोड़ देंगे। और जो प्रचलन अधिशेष होता है वो क्या है, जो हमारे श्रम को छोड़ करके जो कारक सेवाएं होती हैं, जैसे पूंजी है, भूमि है, भूमि, पूंजी और उद्यमी, तो इनके बदले में जो कारक आय प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं प्रचलन अधिशेष। मीन्स भूमि के बदले लगान और पूंजी के बदले लाभ, और उद्यमी क्या चाहेगा, लाभ। मीन्स इस प्रकार से जो है जो आय प्राप्त होती है उसे प्रचलन अधिशेष कहते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी है लाभ को 3 भागों में बांट देती है, मीन्स लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। लाभांश वो होता है जो अपने अंशदानों में बांट दिया जाता है, मीन्स जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है। निगम कर लाभ क्या होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी जो है सरकार को टैक्स के रूप में जो देती है पैसा, वो। और अवितरित लाभ जो अपने भविष्य को सुधारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जो निवेश के लिए बचा कर रखती है, तो वो अवितरित लाभ होता है। और इसके बाद है मिश्रित आय। जो व्यक्ति श्रम भी लगाए, मीन्स श्रम भी लगाए, पूंजी भी लगाए और भूमि भी लगाए और उद्यम भी खुद ही हो, तो इन चारों साधनों से उस व्यक्ति को जो प्राप्त आय होगी वो क्या होगी, मिश्रित आय। क्या होगी, मिश्रित आय। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसकी कुछ सावधानियां हैं। हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय को हम इसके अंदर शामिल नहीं करते, क्योंकि ये किसी कारक सेवा के बदले प्राप्त नहीं होती है। तो
गैर कानूनी कार्यों जैसे चोरी है, डकैती है, इसको भी हम शामिल नहीं करते क्योंकि इसका भी कोई भी बही खाता नहीं होता है, तो इसको हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे। पुरानी वस्तुओं और सेवाओं के खरीद या बिक्री पर दी जाने वाली कमीशन मीन्स कमीशन दलाली, तो दलाल जो होते हैं उनकी कारक सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त होती है दलाली, वो उसको शामिल करेंगे क्योंकि वो कारक सेवाओं के बदले प्राप्त हुई है। आगे है शेयर और बॉन्ड्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शेयर और बॉन्ड्स का मूल्य जो है वो राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं होता है, परंतु इसकी बिक्री या खरीद पर दी जाने वाली कमीशन या दलाली उसको शामिल करेंगे क्योंकि वो दलालों की जो है कारक सेवाएं हैं, कारक सेवाएं जो दी है उन्होंने, कारक सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त हुई है वो दलाली होती है, उसको हम शामिल करेंगे। बट इसके मूल्य को शामिल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो इनका मूल्य होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। नंबर 5 है हमारे पास अचानक प्राप्त आय, जैसे लॉटरी लग जाना, इसको भी जो हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया, इसके बदले कोई कारक सेवाएं नहीं दी है, तो मीन्स कारक सेवाओं के बदले आय प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे। स्व उपभोग के मकान मीन्स इसका मकान का मूल्य होता है बाजार मूल्य, जिसको शामिल करेंगे। स्व उपभोग के लिए उत्पादन मीन्स जैसे किसान है, किसान फसल उगाते हैं, इसका भी बाजार मूल्य होता है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गए होंगी सावधानियां। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं आय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय के माप। राष्ट्रीय आय को कैसे मापना है आय विधि का प्रयोग करते हुए। हमारे पास है कर्मचारियों का प्राश्रमिक, प्रचलन अधिशेष और मिश्रित आय। अब हमारे पास कर्मचारियों का प्राश्रमिक दे रखा है, जो श्रम के बदले में जो आय प्राप्त हुई है, और जो बाकी 3 जैसे पूंजी, भूमि और उद्यमी, उनके बदले में जो कारक आय हुई है, प्रचलन अधिशेष और मिश्रित आय जो है, तीनों को जोड़ करके हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC। अब हमें बनाना क्या है, राष्ट्रीय आय मीन्स NNPFC बनाना है, तो यहाँ से डी को किस में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है। अब जो शेष विषय से प्राप्त निवल कारक आय है वो इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस प्रकार से हमें राष्ट्रीय आय को मापना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अब हमारे पास है आय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय को कैसे मापना है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हमें आय विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। अब हमारे पास दिया हुआ है अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, मूल्यह्रास, शौचालयों की मिश्रित आय है, और प्रचलन अधिशेष है, विदेशों से निवल कारक आय है, और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हमने निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अनुसार, NNPFC बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड मीन्स हमें ये चीज़ निकालनी है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको ये बता देता हूँ कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमें जोड़ना है कर्मचारियों का प्राश्रमिक मीन्स पॉइंट नंबर जो 7 पे दे रखा है, इसको हम जोड़ेंगे, प्लस और जो हमारे पास फिर नंबर 5 पर दे रखा है प्रचलन अधिशेष, हम 5वें नंबर को जोड़ेंगे। तो हमारे पास फिर आगे एक है स्वनियोजितों का की मिश्रित आय जो है हमारे पास 4th पॉइंट पे दी हुई है, 4th नंबर पे। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यदि हम इसके अंदर विदेशों से निवल कारक आय जो जोड़ देंगे मीन्स शुद्ध कारक आय जो 6ठे नंबर पे दी हुई है, तो इसको हमारे पास जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NNPFC
PFC, ये हमारी जो है क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय। समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, धन्यवाद।